Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to explain what is Boyle law. आज हम Boyle law को explain करेंगे, लेकिन Boyle law को properly explain करने से पहले ये कुछ observation मैं आपके सामने रखता हूँ और इस observation के बाद Boyle law को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। जिस तरह आपको यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही है व्हाइट बोर्ड पे, इसमें ये एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है उसमें यहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया हुआ है कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर अगर आप हीलियम या हाइड्रोजन बलून को छोड़ दें, इसका जो वॉल्यूम है अगर इसको हम हवा में छोड़ दें तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऊपर जाने लगता है। तो कुछ ही डिस्टेंस बाद यही हाइड्रोजन बालून या हीलियम बालून जो है, उसी बालून को अगर आप थोड़े से हाइट पे देख ले तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंडेड होगा। यानी यहाँ पे जितने वॉल्यूम का बालून आपने छोड़ा था, तो जो ये बालून ऊपर जाता है तो इसमें एक्सपेंशन आती है, इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये प्रैक्टिकली यू कैन ऑब्जर्व इट। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस ट्यूब में गैस इनक्लोज्ड है और ये गैस जो है जिस ट्यूब में पड़ा है उसका एक साइड जो है वो क्लोज्ड है, जबकि दूसरे साइड पे हमने इसको मरकरी से बंद किया हुआ है। जब मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट करता है तो यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम है वो आपको नज़र आ रहा है, इतना ये गैस का वॉल्यूम है। अब नेक्स्ट, अगर आप इस ट्यूब के ऊपर यहाँ पे आप मज़ीद मरकरी डाल दें तो यहाँ पे मरकरी लेवल बढ़ जाएगा। यानी मरकरी लेवल यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर डेल्टा एच इंक्रीज आ गया मरकरी कॉलम पे, और जो मरकरी कॉलम इंक्रीज होगा तो जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि मरकरी विल पुट प्रेशर ऑन द एयर कॉलम इनसाइड दिस सेक्शन, लिहाजा इस गैस पर मरकरी की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो अगर आप मरकरी की मिकदार ज़्यादा करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गैस स्लाइडली कॉन्ट्रैक्टेड, ये वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम हो गया। इसी तरह अगर हम मज़ीद मरकरी डाल दें, प्रेशर को मज़ीद इंक्रीज कर लें तो वॉल्यूम मज़ीद डिक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किए। यहाँ पे जो बालून ऊपर जाता है तो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट डिक्रीज होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डिक्रीज होने लगी तो बालून एक्सपेंड होने लगी, यानी गैस वॉल्यूम इंक्रीज होने लगी। और यहाँ पे जो हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो गैस वॉल्यूम डिक्रीज होने लगी। तो बॉयल एक साइंटिस्ट था, उसने गैस के इस बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया और इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे उन्होंने एक लॉ प्रेजेंट की जिसको हम बॉयल लॉ कहते हैं, और बॉयल लॉ का स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म जो बॉयल ने पेश किया था, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। बॉयल लॉ हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to the pressure at constant temperature। ये लॉ हमें कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर हम टेम्परेचर को ना चेंज करें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर से इन्वर्सली रिलेटेड होगा। यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा। यानी इस स्टेटमेंट में एक पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को मसला रहता है उसको समझने में, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि द वॉल्यूम ऑफ a given mass of gas,
इसका क्या मतलब है? व्हाट डज द गिवन मास ऑफ गैस मीन्स? इसका मतलब है कि अगर हम एक गैस ले लें, इसके मास को हम फिक्स रखें, यानी अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले लें, क्योंकि अगर हम गैस के अमाउंट को चेंज करेंगे तो उससे भी गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन अगर हम गैस के टेम्परेचर को चेंज कर ले तो उससे भी गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। लिहाजा अगर हम टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखें, मास यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ गैस को, अगर हम गैस के क्वांटिटी और गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और फिर भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रेशर से आ रहा है। और ये प्रेशर कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू बॉयल ये इनवर्सली रिलेटेड होगा, यानी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जिस तरह हमने पिछले दो एग्जांपल्स में इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब मैथमेटिकली हम बॉयल लॉ को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to pressure if we keep number of moles constant, यानी mass of gas constant and temperature constant। ये पूरी तरह स्टेटमेंट हो गया किसका? बॉयल लॉ का। अगर हम क्वांटिटी ऑफ गैस को ना चढ़े और अगर हम टेम्परेचर को ना चढ़े तो वॉल्यूम और प्रेशर का इसके बाद जो रिलेशन बनता है वो क्या है? वो इनवर्स है। यानी अगर हम क्वांटिटी ऑफ मैटर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और फिर भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि प्रेशर डिक्रीज हो गया है, और अगर फिर भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज हो गया। सो द स्टेटमेंट कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड amount, यानी given mass of gas. So this is the relationship between volume and pressure according to Boyle। जैसा कि आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को हमेशा हम इक्वलिटी में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, लिहाजा हम इसको यहां पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि V is equal to K by P। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। यहां पर अगर P को हम इस तरफ ले आए तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि PV is equal to K, where K represent proportionality constant, where K is the proportionality constant called Boyle law constant। ये K जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम बॉयल लॉ कांस्टेंट भी कहते हैं। दिस इक्वेशन 1 जो है ये जो हमारे पास PV इज इक्वल टू K आ गया, या इसको हम PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गया, फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 Boyle law can also be stated as at constant temperature the product of pressure and volume remains constant for a given mass of gas। यानी इस इक्वेशन के मुताबिक बॉयल लॉ को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। यानी अगर हम गैस के क्वांटिटी को और टेम्परेचर को ना चले तो किसी भी गैस के प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट जो होता है उसका वैल्यू फिक्स होगा। यानी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम करेस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होगा और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। लेट्स टेक अ गैस हुज प्रेशर इज 1 atm
and whose volume is 8 dm क्यूब। फर्ज करें हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर 1 atm है और जिसका वॉल्यूम जो है वो 8 dm क्यूब है। अब इस कंडीशन पे हम जो प्रेशर लेते हैं हम इसको नाम दे सकते हैं P1 एंड V1। यानी कंडीशन 1 पे इसका जो प्रेशर है वो 1 atm है और इसका जो वॉल्यूम है वो 8 dm क्यूब है। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ हमें क्या कहता है? बॉयल लॉ हमें कहता है कि P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि अब हम अगर P1 की जगह वैल्यू लगा ले 1 atm इनटू V1 की जगह हम वैल्यू लगाए 8 dm क्यूब, सो PV इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे जो P1 V1 का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? P1 है 1 atm, V1 है 8 dm क्यूब, सो हमारे पास P1 V1 का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 8 atm dm क्यूब। ये हमारे पास इस गैस का P1 V1 प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास कितना आता है? 8 atm dm क्यूब। ठीक है, अगर हम इसी गैस के प्रेशर को चेंज कर ले, यानी P1 से हम इसको चेंज कर ले P2, यानी इस प्रेशर को हम डबल कर ले, एक के बजाय 2 atm कर ले, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रोपोर्शनेटली वॉल्यूम घटता है। लिहाजा वॉल्यूम जो यहां पे हमारे पास V1 था वो चेंज हो जाएगा V2 में, यानी प्रेशर जब डबल होगा तो वॉल्यूम 1/2 हो जाएगा और हमारे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा? हमारे पास वॉल्यूम 4 dm क्यूब हो जाएगा। लिहाजा अगेन अकॉर्डिंग टू बॉयल अब अगर हम P2 V2 का प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं तो हम P2 की वैल्यू लगा लेंगे 2 atm इनटू V2 की वैल्यू लगाएंगे 4 dm क्यूब। तो अगेन यू कैन सी दैट P2 V2 इज आल्सो इक्वल टू 8 atm dm क्यूब। ठीक है, तो यहां पे सेम गैस था और सेम टेम्परेचर था। अगर हम गैस के टेम्परेचर और क्वांटिटी को ना चले तो अगर हम प्रेशर हमारे पास कम था तो वॉल्यूम ज्यादा था और इसका जो प्रोडक्ट आता था अगर हमने प्रेशर को चेंज कर लिया तो वॉल्यूम करेस्पॉन्डिंगली चेंज हो गया और प्रोडक्ट सेम कांस्टेंट आता है, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। अगेन अगर हम एक और हम पॉसिबिलिटी लेते हैं, इफ प्रेशर इज चेंज फ्रॉम P2 टू P3, अगर प्रेशर को हम 4 टाइम कर ले 1 के मुकाबले में, यानी प्रेशर को हम बढ़ा ले 4 atm तक और वॉल्यूम जो है वो V3 कर ले, तो जब हम प्रेशर 4 atm कर लेते हैं तो वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम 1/4 डिक्रीज हो जाएगा, तो वो 1/4 यानी 2 dm क्यूब हो जाएगा और हमारे पास अगेन P3 V3 का प्रोडक्ट कितना आएगा? 4 atm इनटू 2 dm क्यूब इज इक्वल टू 8 atm dm क्यूब। यानी यहां पे हमारे पास जो है P3 V3 का प्रोडक्ट भी 8 atm dm क्यूब आ गया। तो अगर हमारे पास प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होता रहता है तो दूसरा करेस्पॉन्डिंगली चेंज होगा और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट जो होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो ये हम इस ऑब्जर्वेशन को अब इस अंदाज में लिख सकते हैं कि P1 V1 और P2 V2 और P3 V3 and so on was equal to 8 atm dm cube।
P1 V1 का जवाब भी 8 ATM डीएम क्यूब आ गया, P2 V2 का भी वही आ गया, P3 V3 का भी वही आ गया, एंड सो ऑन। लिहाजा इस इक्वेशन से हम अगर ये सेक्शन सेपरेट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, अगर हम किसी गैस का जिसका एक मखसूस प्रेशर और वॉल्यूम है, इनमें से अगर हम प्रेशर को चेंज कर ले या वॉल्यूम को चेंज कर ले तो अगला चीज करेस्पॉन्डिंगली चेंज होगा और प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा अगर हमारे पास एक गैस है एक कंडीशन पे P1 V1 पे और हम इनमें से या प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज कर ले तो हम करेस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेक्स्ट पैरामीटर हम उनको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बॉयल लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहां पे एक ग्राफ लेंगे जिस पे y एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है वॉल्यूम को और x एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है प्रेशर को। वॉल्यूम और प्रेशर को हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ ग्रेड्स पे डिवाइड किया है। यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक हमने इसको मार्क किया है और 1 से लेकर 8 तक हमने इसको मार्क किया है। प्रेशर को हमने ATM से रिप्रेजेंट किया है और वॉल्यूम को हमने डीएम क्यूब से रिप्रेजेंट किया है। लिहाजा अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, जब हमारे पास प्रेशर कम था यानी 1 यूनिट था, 1 ATM था, तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस का 8 डीएम क्यूब था। अगर हम प्रेशर को डबल कर लेते हैं यानी 1 से हम प्रेशर को इंक्रीज करके डबल कर लेते हैं तो वॉल्यूम 8 से 1/2 होके 4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम प्रेशर को कर ले तो वॉल्यूम 1/4 रिड्यूस हो जाएगा, तो वॉल्यूम 8 से 2 में आ जाएगा। और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर ले 8 टाइम, अगर हम प्रेशर को 8 टाइम इंक्रीज कर ले तो हमारे पास वॉल्यूम 1/8 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर हम इन पॉइंट्स को एक लाइंस की मदद से मिला ले तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। यानी बॉयल लॉ का ग्राफ हमारे पास हमेशा इस तरह आएगा कि अगर हम एक पैरामीटर को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा पैरामीटर करेस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होता जाएगा और हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं हाइपरबोला। इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? हाइपरबोला। और इस तरह का जो ग्राफ हमें मिलता है तो वो किसी गैस के प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन को गिवन टेम्परेचर पे रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा ऐसे ग्राफ्स को हम आइसोथर्म्स कहते हैं। So this was all about Boyle's law. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.